आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी के बारे में जो भी इस चैप्टर में है वो सारा हम थ्रू नोट्स आज कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। सो डाइवर्सिटी मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल अलग है, यूनिक है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कैसे? देखिए, अगर आप स्कूल में हैं तो अपने आसपास अपने फ्रेंड्स की तरफ देखिए। किसी की हाइट आपसे ज़्यादा है, किसी की हाइट आपसे कम है, कोई आपसे थोड़ा ज़्यादा हेल्दी है, मोटा है, कोई आपसे पतला है, कोई आपसे थोड़ा सांवला है, कोई आपसे थोड़ा ज़्यादा गोरा है। तो इस तरह से कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर इंडिविजुअल के दूसरे इंडिविजुअल के साथ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल जो है अपने आप में अलग है। तो इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। इसे हमने नाम दिया है डाइवर्सिटी का। ठीक है, अब देखिए, ये डिफरेंसेस जो हैं ये बहुत सारी रीज़न से हो सकते हैं। जैसे कि पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, कोई किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, कोई पेंटिंग करने में अच्छा है, किसी की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो पर्सनल क्वालिटीज़ के बेसिस पे भी डिफरेंस हो सकते हैं कि नहीं दो लोगों में, क्योंकि कोई भी दो लोग जो हैं वो सेम नहीं होते हैं। आप अपने घर पे देखें, अपने पड़ोस में देखें, अपने स्कूल में देखें, कोई भी दो इंडिविजुअल्स बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता ही है। ठीक है, या तो पर्सनल क्वालिटीज़ का फ़र्क हो गया, या फिर डिफरेंस आ गया फिजिकल फीचर्स का, जो कि मैंने आपको बताया, हाइट हो गया, कलर हो गया, हेल्थ हो गई, या सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है कि कोई मतलब आर्थिक स्थिति, कोई बहुत ज़्यादा रिच है, कोई थोड़ा पुअर है। ठीक है, इसके बेसिस पे भी डिफरेंसेस होते हैं। और कल्चरल फैक्टर्स में होता है कि कई लोग पहाड़ी होते हैं तो उनका कल्चर थोड़ा पहाड़ों वाला होता है। कोई लोग कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा उनका खाना पीना रहन सहन उस तरह का होता है। तो इस तरह से कल्चर का भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे अपीयरेंस पे, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कल्चरल फैक्टर्स की वजह से भी आते हैं। तो आई होप आपको डाइवर्सिटी समझ आ गया होगा कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग है। एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस कैसे कैसे हो सकते हैं? पर्सनल क्वालिटीज़ के हो सकते हैं, फिजिकल फीचर्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कल्चरल फैक्टर्स, इस तरह के किसी भी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डाइवर्सिटी की एक और बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि डाइवर्सिटी का मतलब है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता ना होना, सेम ना होना। ठीक है, एंड द सेंस ऑफ वेराइटी, मतलब अलग वेराइटी मिलना। जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं, आपको क्रीम खरीदनी है तो आपको 15 वेराइटीज़ मिल जाती हैं। तो वैसे ही इंडिविजुअल में भी आपको अलग अलग वेराइटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का जन्म डाइवर्सिटी से ही होता है। डाइवर्सिटी क्या हुई? भिन्नता। अब भिन्नता है मतलब इनइक्वालिटी आ गई, अब लोग इक्वल नहीं रहे, उनमें डिफरेंसेस हो गए। अब इनइक्वालिटी से क्या होता है? ठीक है, जब इनइक्वालिटी आ जाती है लोगों में तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो एक्सेस है टू द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ वो अलग अलग है। जैसे कि जो रिच लोग हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो पुअर लोग होते हैं उनके पास रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, पुअर लोग जो हैं वो बहुत सारी महंगी महंगी बुक्स नहीं खरीद सकते, उन्हें एक दो बुक्स ही खरीदनी पड़ती है, सोच समझ के उनसे पढ़ना पड़ता है। जो रिच लोग हैं वो एक के बाद बुक्स खरीद सकते हैं, उन्हें कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। तो ये जो बुक्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ये हो गई रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये आगे बता रहे, जैसे कास्ट सिस्टम है, रिलीजन यानी धर्म है, एजुकेशन है, ये भी डिफरेंट फॉर्म्स है इनइक्वालिटी के इन दी सोसाइटी। तो ये जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। राइट, तो डाइवर्सिटी इन इंडिया कैसी कैसी है? तो इसके भी काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं टाइप्स हैं। जैसे डाइवर्सिटी अगर हम इंडिया में बात करें, लिंग्विस्टिक हो सकती है, जोग्राफिकल हो सकती है, कल्चरल हो सकती है, फेस्टिवल्स पे बेस्ड हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, एंड रिलीजियस हो सकती है। ठीक है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, हम पढ़ रहे हैं इंडिया में डाइवर्सिटी, यानी इंडिया में कैसी कैसी भिन्नताएं हैं। पहला आ गया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के फॉर्म में जो भिन्नताएं हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग अपनी लोकल लैंग्वेज ही जानते हैं, उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, तो ये हो गई कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो भिन्नताएं हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। दूसरा आ गया जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जियोग्राफी होता है मतलब भौगोलिक स्थिति। ठीक है, अब जैसे कोई लैंड, जैसे हमारे पास गंगा के आसपास का एरिया है, मोस्ट फर्टाइल एरिया है इन द इंडिया। ठीक है, कहीं पे बैरन है। अब जैसे जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे बैरन होती है, ठीक है, लैंड, स्नो, कहीं पे बर्फ़ है, कहीं पे सैंड है। तो इस तरह से ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक स्थिति के आधार पे भी इंडिया में भिन्नताएं हैं। फिर है कल्चरल डाइवर्सिटी, सबका कल्चर अलग है। ठीक है,
उसके बाद है डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल्स। ये भी आप आई होप आप समझते हैं, कल्चर अलग है, खाना पीना रहना सब अलग है। फेस्टिवल्स में डाइवर्सिटी है, कोई जैसे हिंदू हैं वो दीपावली मनाते हैं, ठीक है। बुद्धिज़्म को जो फॉलो करते हैं यानी जो बुद्ध होते हैं वो बुद्ध पूर्णिमा को बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो अपने अपने फेस्टिवल्स को सब बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो फेस्टिवल यानी त्योहारों के बेसिस पे भी बहुत भिन्नताएं हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, यानी कि आर्थिक स्थिति पे भी भिन्नताएं हैं। जैसे जो रिच लोग हैं, ठीक है, ये भी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के अंडर आते हैं। पुअर लोग हैं, ठीक है, मिडिल क्लास है, तो ये सब इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है। रिच लोग भी हैं, पुअर भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, हर तरह के लोग इंडिया में हैं। फिर आती है रिलीजियस डाइवर्सिटी, यानी धर्म के बेसिस पे भिन्नताएं। यानी अगर हम बात करें इंडिया में हिंदुइज्म को भी फॉलो करते हैं लोग, सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हर धर्म के लोग इंडिया में हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो किस किस फॉर्म में है। तो ये सब फॉर्म्स में है, इसके अलावा और भी हैं, बट ये जो है कुछ मेन फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम पढ़ेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब आप समझ गए कि कोई भी दो लोग सेम नहीं होते हैं, ठीक है। फिजिकल फीचर्स की बात करें या कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करें, इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात करें, हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके थ्रू जो यूनिटी इंडिया में पाई जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो देखिए ये जो टर्म है, इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ टुगेदरनेस और वननेस इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इमेंस डाइवर्सिटी। मतलब इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसके बावजूद इंडिया में एक रूपता या एक एकता की भावना पाई जाती है, जिसे आप कहते हैं स्टेट ऑफ टुगेदरनेस और वननेस, ठीक है। एक रूपता की भावना इंडिया में पाई जाती है इतने डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी। तो उस एक रूपता की भावना जो वननेस या टुगेदरनेस की भावना है, एक फीलिंग है, एक स्टेट है, उसे नाम दिया गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? इट हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट वेरियस कल्चर्स, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा। इसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा जैसे कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, तो उन्हें समझने में का एक मौका मिलता है। कैसे मिलता है मौका? फॉर एग्जांपल आप जॉब के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक हब में जाते हो, जैसे आप बेंगलोर चले गए, हैदराबाद चले गए, वहाँ आपको अलग अलग धर्मों के लोग मिलेंगे, आपको अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग मिलेंगे, कुछ लोग अपनी लोकल लैंग्वेज भी बोलते होंगे। तो इस तरह से आपको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी उस एक जगह पे, ठीक है। सो इट हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट वेरियस कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस एज वेल। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बुक लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस टर्म को यूज़ किया था इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राइट। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया है इंडिया का, और यहाँ पे दो लोकेशंस को दर्शाया है। फर्स्ट है हमारी लद्दाख, सेकंड है केरला। लद्दाख कहाँ पे है? पहाड़ों में है, जहाँ हमेशा बर्फ़ ही पड़ी रहती है। केरला कहाँ पे? इसके आसपास सी है, कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारी 6th क्लास की बुक है पॉलिटी की, उसमें इन दोनों लोकेशंस का एग्जाम्पल दिया है और उसके बाद बताया है कि एक रूपता की भावना इंडिया में कैसे है, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा सा केरला के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद समझेंगे कि टुगेदरनेस या वननेस की फीलिंग या स्टेट कैसे है इन दोनों जगहों में। क्योंकि देख सकते हैं आप इन दोनों जगहों में बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ नॉर्मली देखिए कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो ये तटों के पास रहते हैं, वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ हमेशा ठंडी रहती है। तो फिर भी इनमें एक रूपता की भावना कैसे है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम है क्योंकि रेनफॉल ही बहुत कम है, ठीक है, हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। अब अगर आपको पानी पीना है तो आपको स्नो को मेल्ट करना पड़ता है, बर्फ़ का ही आप पानी बनाते हो, क्योंकि जो पाइप्स होती हैं वहाँ तो बिल्कुल पानी जम ही जाता है बर्फ़ में, है ना। शीप प्रोड्यूस पश्मीना वूल अर्न मनी। ये लोग जो है भेड़ पालन करते हैं, आपको पता होगा, शीप आपने देखा होगा, ये भेड़ पालन करते हैं, उनमें से वूल निकालते हैं, पश्मीना वूल जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पश्मीने शॉल भी आपने सुना होगा। ये वूल निकालते हैं, उसको ट्रेडर्स को बेचते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं। ये लोग ज़्यादातर बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं और एक ट्रेड रूट भी है, तो ये ट्रेड रूट आपको माइंड में रखना है। जैसे यहाँ से अगर आपको सेंट्रल इंडिया जाना है तो इन एरिया से होकर ही जाते हो आप, ठीक है। जैसे पुराने समय में ट्रेड रूट भी था ये एक। अब हमने इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है। अब हम पढ़ेंगे केरला के बारे में। देखिए केरला एक कोस्टल एरिया है, यानी तट पे है, ठीक है। स्पाइसेस होते हैं यहाँ पे, मसाले होते हैं, जैसे क्लोव्स है, पेपर है, ठीक है। अरब ट्रेडर्स विजिटेड, यहाँ पे अरब ट्रेडर्स आए थे किसी टाइम पे,
इब्न बतूता, पोर्तुगीज़ ये सब यहाँ पे आए थे, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में एकरूपता की भावना कैसे आती है। अब हमने देखा कि इन दोनों के ज्योग्राफिकल फीचर्स अलग हैं, ठीक है? एक तटों पे है, पानी के आसपास है, एक बर्फ से ढका है। बट जो हिस्ट्री है इन दोनों रीजन्स की हैव सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। लेकिन जो इन दोनों जगहों का इतिहास है वहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस सेम है। मतलब इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडर्स, इन दोनों ही एरिया में ट्रेडर्स आए हैं, अरब ट्रेडर्स आए हैं, चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए हैं, ठीक है? तो उन सब की जो पहचान, उन सब का कल्चरल एस्पेक्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे रह गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी एरिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों जो हैं उसके कल्चर को इफ़ेक्ट करते हैं। ज्योग्राफी कैसे? ज्योग्राफी का मतलब भौगोलिक स्थिति कि वो पहाड़ों में है या गर्म इलाके में है। हिस्ट्री मतलब उस जगह का इतिहास क्या है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके क्या करती हैं, जो कल्चरल लाइफ होती है किसी भी जगह की उसको इम्पैक्ट करते हैं। अब वैसे ही जो इंडिया का नेशनल एंथम है, क्या है नेशनल एंथम? जन गण मन। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो इसमें भी हमें एक्सप्रेशन मिलता है ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की यूनिटी के बारे में इसमें भी जिक्र किया गया है। दूसरी बात यह है कि सॉन्ग्स दैट emerged ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन। अब आपको पता है इंडिया को फ्रीडम कब मिली है? 1947 में। तो फ्रीडम स्ट्रगल काफ़ी लंबा चला है हमारा, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स लिखे गए, ठीक है? तो वो हमें क्या रिमाइंड करवाते हैं? कंट्री का रिच ट्रेडिशन, कंट्री का जो ट्रेडिशन है हमारा उसको रिमाइंड करवाते हैं कि हमारा कितना रिच ट्रेडिशन है, हमारी संस्कृति कितनी भरपूर है, ठीक है? तो ये हो गया आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड दैट्स इट गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द चैप्टर नंबर 2 ऑफ पॉलिटी।